इंडियन स्टॉक मार्केट का आज परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो कल से बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा परफॉर्मेंस। कल क्या हुआ था? सुबह मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया था और उसके बाद पहले के मुकाबले गिरावट आया था। अच्छा खासा ऊपर था लेकिन पहले के मुकाबले गिरावट आया था। और आज मार्केट में क्या हो रहा है? आज सुबह बहुत ज़्यादा गिर गया था और उसके बाद अच्छा खासा रिकवरी हुआ। अभी भी गिरा हुआ है लेकिन पहले के मुकाबले गिरावट काफ़ी कम हो गया है। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स और डीआईआईस को बधाई देकर। देखिए एक डेटा आया है ना एफआईआईस का कि कितना ज़्यादा उन्होंने बिकवाली किया है इंडियन मार्केट्स में। एफआईआईस का मतलब क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो विदेश से दूसरे कंट्री से हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट होता है उसे बोलते हैं एफआईआईस। डीआईआईस क्या हुआ? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया में, म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज। उसके बाद कॉरपोरेट ट्रेजरीज ना, बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपना कुछ पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये लोग को बोलते हैं डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे जैसे लोग जो कि रिलेटिवली छोटा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो लेटेस्ट डेटा आया है उसमें बताया गया है कि एफ आई आई 2026 में 1.8 लाख करोड़ का इक्विटी बेच चुके हैं सिर्फ 4 मंथ्स में। लास्ट ईयर कितना बेचा था उन लोगों ने? 1.66 लाख करोड़। तो लास्ट ईयर जो पूरे साल जितना बेचा था उससे कहीं ज़्यादा सिर्फ फर्स्ट 4 मंथ्स में एफ आई आईज बेच चुके हैं। इतना ज़्यादा बिकवाली के बाद भी स्टॉक मार्केट ऑफ कोर्स ये डाउन है लेकिन उतना ज़्यादा भी डाउन नहीं है, क्योंकि इस तरह का बिकवाली के बाद आइडियली मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाना चाहिए था इंडियन मार्केट। लेकिन रिलेटिवली कम गिरावट है और उसका क्रेडिट जाता है डीआईआईस को और रिटेल इन्वेस्टर्स को। उनके कारण ही इंडियन मार्केट्स होल्ड कर रहा है, नहीं तो इतना बिकवाली में तो अच्छा खासा और भी आपको गिरावट देखने को मिलता है। इनफैक्ट एशिया में और पूरे इमर्जिंग इकनॉमीज़ में साउथ कोरिया के बाद इंडिया सेकंड नंबर पे आता है बिकवाली के मामले में, जहाँ की एफआईआईज सबसे ज़्यादा बेच रहे हैं। तो मार्केट में सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आज स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने जा रहा हूँ। तो इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस तो ऑफकोर्स आज अच्छा नहीं है। यहाँ पे आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। सुबह से आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा गिर गया था। और सेक्टर और थीम में देखेंगे तो आईटी फार्मा का, फार्मा तो फ्लैट है, आईटी का थोड़ा रिटर्न दिख रहा है लेकिन नीचे तो अच्छा खासा गिरावट है ना। एफएमसीजी, ऑटो, कंजम्पशन, डिफेंस, बैंक, बहुत ज़्यादा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो ओवरऑल आज इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अगर आपको चेक करना है कि क्या चल रहा है तो आप क्या चेक करेंगे? सबसे पहले आप चेक करेंगे क्रूड ऑयल का प्राइस कहाँ है। उसी से आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि स्टॉक मार्केट में जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और सेकंड चेक करेंगे आप रुपी, कि डॉलर के मुकाबले रुपी कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसी से एफआईआईज और ज़्यादा भागते हैं अगर वहाँ प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ पे देखिए ब्रेंट क्रूड अभी फ़िलहाल चल रहा है 121 यूएस डॉलर्स पर बैरल। मैंने इनफैक्ट कल भी बताया और काफ़ी समय से मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ने अबाउट 115-120 के आसपास का डिस्काउंट किया हुआ है, क्योंकि पहले इतना गिर चुका था। और ये 120 से जब ऊपर जाएगा ना तो सही में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो आज यही हुआ। सुबह अगर आप देखते हैं तो ब्रेंट क्रूड का प्राइस 126 यूएस डॉलर्स पर बैरल चला गया था और इसीलिए सुबह सुबह मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। लेकिन बाद में ब्रेंट क्रूड का प्राइस थोड़ा कम हुआ, जैसे 126 से अभी 121 या उससे भी थोड़ा नीचे ही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय का। तो उसके कारण मार्केट में आपको थोड़ा रिकवरी देखने को मिल रहा है। उसी तरह से रुपी डॉलर देखेंगे ना तो हालात बहुत ख़राब है। 95.20 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय का एज़ कम्पेयर टू डॉलर, तो ये भी गिर रहा है बुरी तरह से। तो दोनों में ही अच्छा खासा निगेटिविटी है और इसका बहुत नेगेटिव असर इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे पड़ा है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग और एक डेटा है इंडिया का 10 ईयर जीसेक, मैंने आपको बताया था 7% बस हम क्रॉस करने वाले हैं, कर चुके हैं 7.05 फिलहाल ये दिख रहा है। और अगर ये लंबा घिंचा वॉर तो ये और भी ज़्यादा ऊपर जाएगा, जो कि इकनॉमी के लिए बहुत नेगेटिव होता है। किसी भी इकनॉमी के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नेगेटिव होता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डेटा है, आपको देखना चाहिए कि यूएस का 10 ईयर जीसेक कहाँ पे है। तो पहले थोड़ा नीचे गया था ना, अब देखेंगे तो ऊपर चला गया 4.40। कल वहाँ पे अनाउंसमेंट था फेड का, तो उन्होंने बोला कि भाई इंटरेस्ट रेट
कट नहीं करने जा रहे हैं, चांस ही नहीं था ना। मैंने पहले भी डिस्कस किया था भाई इंटरेस्ट रेट कैसे कट कर देंगे। अभी तो सभी जगह प्रॉब्लम दिख रहा है। कुछ महीनों तक अगर ये वॉर चलता रहा तो इंटरेस्ट रेट कट छोड़िए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का नौबत आ जाएगा। यूएस में भी अगर चला तब तो कट का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। बट एनी हाउ मार्केट ने इसे निगेटिविटी, बॉन्ड मार्केट ने इसे निगेटिवली लिया है और वहाँ का जो बॉन्ड यील्ड है थोड़ा ऊपर गया। इनफैक्ट सुबह तो ये 4.45% के आसपास दिख रहा था, थोड़ा गिरा ही है, लेकिन अभी भी यूएस जैसे बड़े इकोनॉमी के लिए 4.4% का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, और वो भी काफ़ी समय से इस तरह का इंटरेस्ट रेट वहाँ चल रहा है, तो वहाँ भी ये निगेटिव माना जाएगा। देखिए अभी फ़िलहाल चल क्या रहा है, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो है कि ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है लगातार ऊपर जा रहा है, और ये अचानक और भी ज़्यादा ऊपर क्यों जाने लगा, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बोला जा रहा है कि यूएस मिलिट्री अब ब्रीफ करने जा रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान के खिलाफ और कौन कौन से एक्शन लिए जा सकते हैं और कैसे लिए जा सकते हैं। तो ऑफकोर्स मार्केट के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है ना। अभी मार्केट थोड़ा रुका हुआ था कि चलो अब नहीं लगता है कि ये मामला और बढ़ेगा। तो जैसे भी इस तरह का अगर न्यूज़ आता है स्टॉक मार्केट में कि नहीं ये मामला और बढ़ सकता है, एस्केलेट कर सकता है, तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा नेगेटिव है, तो बुरी तरह से हिट होगा। तो यही हुआ ब्रेंट क्रूड में, और ये 4 ईयर हाई पे चला गया था, सुबह सुबह इतना ज़्यादा बढ़ा था 4 ईयर हाई ब्रेंट क्रूड। तो ये नेगेटिविटी फैला। उसके बाद एक और न्यूज़ ये है कि ईरान ने जो प्रपोज़ल दिया था यूएस को, उसे डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का बोलना है कि जब तक कोई एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट नहीं हो जाए ईरान के साथ, तब तक हम ये जो ब्लॉकेड है, नेवल ब्लॉकेड, वो हम नहीं हटाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आ गया है। और न्यूक्लियर एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी इनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के पास, उसे हटाना होगा, और ईरान को ये कंफर्म करना होगा कि मैं कभी भी किसी भी तरह का न्यूक्लियर आर्म नहीं बनाऊंगा, और प्लस जो कुछ ऑलरेडी है उसको हैंड ओवर कर दूंगा। यूएस यही चाहता है ना। तो फिलहाल ये बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। लेट्स सी ये कहाँ चलता है, और ये जैसे जैसे ये प्रॉब्लम एस्केलेट करेगा, सही बात है ना, जो ये ब्रेंट क्रूड आप 120 के आसपास देख रहे हैं, अगर यूएस ने सही में जाकर अटैक कर दिया फिर से ईरान पे, और किसी तरह का प्रॉब्लम, क्योंकि ईरान पे प्रॉब्लम करना तो ठीक है, लेकिन ईरान रिटेलिएट भी तो करेगा। तो ईरान को अगर आप डैमेज करोगे, तो ऑफकोर्स ईरान ने क्लियरली बोला है कि आसपास के जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, उनका जो भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैं डैमेज करूँगा। अगर ये ज़्यादा डैमेज हो गया तो फिर से वापस बनाने में, सप्लाई स्टार्ट करने में क्रूड ऑयल का या गैस का सालों लग जाएगा। थोड़ा बहुत डैमेज में ही महीनों लग जाते हैं, अगर ज़्यादा डैमेज हुआ तो सालों लग जाएगा, और शायद पहले जैसा प्रोडक्शन स्टार्ट भी ना हो। कहीं कहीं इस तरह का प्रॉब्लम होता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो ये बहुत बड़ा डर है। सो लेट्स सी क्या होता है। फॉर श्योर नोबडी नोज़ ना, बट हाँ जो भी होगा उम्मीद है कि जल्दी होगा, क्योंकि दोनों ही साइड डेस्परेट हैं कुछ ना कुछ करके इसको रिजॉल्व करने के लिए। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स का भी एस्टिमेट आया है कि जो पहले जितना क्रूड ऑयल वहाँ से फ्लो होता था ना, जो एक्सपोर्ट होता था, वो फ़िलहाल गिरकर 4% हो गया है नॉर्मल लेवल से। पहले 100+ शिप्स क्रॉस किया करता था वहाँ से ना, अब मुश्किल से 3-4 या कभी कभी शायद वो भी नहीं क्रॉस कर रहा है। या तो प्रॉब्लम हो रहा है, और बोला जा रहा है कि अगर ये प्रॉब्लम एस्केलेट हुआ, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया था, देखिए अप्रैल तक अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मूव ऑन करेगा। अप्रैल के बाद जैसे जैसे ये और जाएगा आगे, तब पूरे इकनॉमीज़ में, पूरे वर्ल्ड इकनॉमी, सिर्फ इंडियन इकनॉमी नहीं, इंडियन इकनॉमी तो ऑफकोर्स बुरी तरह से हिट होगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड का इकनॉमी बुरी तरह से हिट होगा, और यूएस इकनॉमी पे भी इसका फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ से अगर ये खिंचा, मान लीजिए अब ये पूरा मई तक चलता रहा और मामला थोड़ा और एस्केलेट हुआ, यूएस कुछ करने लगा या फिर ईरान कुछ करने लगा अपने तरफ से, तो ब्रेंट क्रूड अगर 140-150 यूएस डॉलर्स पर बैरल भी चला जाए तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। और उस तरह से अगर ब्रेंट क्रूड जाता है तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा और भी गिर सकता है। और इंडिया, मैंने आपको बताया था इलेक्शन टाइम है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल का प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। लेकिन हाँ, अब अप्रैल मंथ भी ख़त्म हो गया, इलेक्शंस भी ख़त्म हो गया, और साथ ही ब्रेंट क्रूड का प्राइस 120 क्रॉस कर गया है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत इंडिया में भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में आप लोगों ने सुना होगा ना, 400 के आसपास चल रहा है रुपीज़ का पेट्रोल या डीजल, मतलब 400-500 इस तरह के रेंज में चल रहा है वहाँ पे। उतना तो नहीं होने जा रहा है, लेकिन हाँ 5-10 रुपीज़ अगर बढ़ जाता है या फिर थोड़ा बहुत और ज़्यादा बढ़ जाता है तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया तो पूरे इंडियन इकोनॉमी पे उसका और भी ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन थोड़ा बहुत तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम फ़िलहाल क्या चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, मैंने पहले ही बताया था ना, पूरे वर्ल्ड के सामने जो सबसे बड़ा रिस्क फ़िलहाल है
वो है डोनाल्ड ट्रंप। पूरे वर्ल्ड के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, क्योंकि पहले उन्होंने टैरिफ का प्रॉब्लम लाया, उसके कारण पूरे दुनिया में प्रॉब्लम आया। टैरिफ का जब प्रॉब्लम आया उसके बाद वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटा दिया कि भाई हटाओ, ये गलत किया तुमने। उसके बाद उन्होंने नया प्रॉब्लम स्टार्ट किया, ईरान का प्रॉब्लम, और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया और फिर से पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, दिन काउंट करते रहिए आप, जैसे जैसे ये काउंट बढ़ता जाएगा दिन का ना या महीनों का, वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे वर्ल्ड की ज़्यादातर इकनॉमीज़ में बहुत प्रॉब्लम आएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा और स्टॉक मार्केट का रिटर्न फिर से कुछ समय के लिए नहीं आएगा। और यहाँ अगर ब्रेंट क्रूड 140-150 के रेंज में जाने लगा तो यहाँ से और भी गिरावट, एग्जैक्टली तो किसी को पता नहीं कितना गिरेगा क्या होगा, लेकिन अगर 5-10% और गिरने लगे मार्केट यहाँ से तो सरप्राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि डिमांड ऐसा है ना, न्यूक्लियर एग्रीमेंट करना इतना आसान नहीं है, देखना है क्या होगा। बट हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पहले तो जो टैरिफ का प्रॉब्लम था उसे किसने हटाया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने। अब डोनाल्ड ट्रंप रूपी जो प्रॉब्लम है उसे कौन हटा सकता है, उसे सिर्फ यूएस का जनता ही हटा सकता है। सो लेट्स सी, अगर ये जो नवंबर का इलेक्शन आएगा उसमें अगर बुरी तरह से हारते हैं तो इनका जो पावर है रिलेटिवली, मैं बता रहा हूँ, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। वहाँ से शायद वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को, सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया को तो प्रॉब्लम हो ही रहा है इनके कारण बहुत ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और प्लस यहाँ ये भी देखना है ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं ना, उनके पार्टी में बहुत लोग उससे अग्री नहीं करते हैं। जैसे न्यूज़ आ रहा है, ऑफ कोर्स मुझे पर्सनली तो कुछ नहीं पता है, लेकिन आज जो न्यूज़ आ रहा है, जैसे जेडी वेंस है ना, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो सिर्फ 41 ईयर्स के हैं, उनका पूरा पॉलिटिकल करियर बचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का तो लास्ट टर्म है, इसके बाद तो प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकते हैं, लेकिन जेडी वेंस का तो पूरा पॉलिटिकल करियर बचा हुआ है। वो भी ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट बनना चाहते होंगे ना, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि बहुत मुश्किल लग रहा है। तो इसीलिए मोस्टली ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप उसके खिलाफ है, लेकिन हाँ डायरेक्टली तो बोलेंगे नहीं, लेकिन अब प्रेशर धीरे धीरे उनके ऊपर आ रहा है और वो भी चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी हटे। तो जितनी जल्दी हट जाए ये प्रॉब्लम उतना अच्छा, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा और हमारे लिए भी अच्छा है। और अगर यहाँ रिस्पाइट मिला, मैंने कल भी बताया था, तो रिस्पाइट मिलता है अगर पॉजिटिव कि नहीं बंद होने जा रहा है तो 5-10% आराम से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर यही ब्रेंट क्रूड 140-150 इस रेंज में जाने लगेगा तो आराम से फिर से मार्केट यहाँ से 5-10% और गिर जाए तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। देखिए यहाँ से बिल्कुल जो ऑलरेडी मैंने बताया, इन पॉइंटर्स को ध्यान रखना। मैंने पहले ही बताया था ना कि थोड़ा बहुत मेरे पास कैश था, उसमें से कुछ अमाउंट तो मैंने पहले ही इन्वेस्ट कर दिया था, कुछ पैसा बचा हुआ था जो कि मैंने छोड़ दिया था कि भाई अभी किसी तरह का कुछ क्लैरिटी है ही नहीं, चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम बना हुआ है ना। तो ज़्यादातर तो ऑफकोर्स मैं इन्वेस्टेड हूँ, मैंने हमेशा बताया कि भाई जो भी पैसा उसका 80-90% तो इन्वेस्टेड रहना ही चाहिए एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मेरा थॉट प्रोसेस है। थोड़ा बहुत पैसा ऑफ कोर्स रखा जा सकता है, वो जो पैसा था उसका भी थोड़ा हिस्सा तो मैंने पहले ही इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा सा बचा हुआ था जो कि अभी भी बचा कर रखा है। तो यहाँ से अगर और गिरावट आता है, ठीक है, अभी तो मैंने ऑफ कोर्स आज की गिरावट में तो मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ यहाँ से अगर और ज़्यादा गिरता है, थोड़ा अच्छा खासा गिरावट आता है तो थोड़ा बहुत और मैं अपने तरफ से इन्वेस्ट करूँगा। और इन्वेस्ट करने का मतलब भी बनता है, पड़े रहो, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी यही है ना कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड रहो और थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है तो मार्केट में अगर अच्छा खासा गिरावट मिलता है तो उसे इन्वेस्ट करें, ताकि वहाँ से थोड़े ज़्यादा रिटर्न जनरेट किए जा सकें। लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट करके ठीक ठाक रिटर्न्स मिल जाएगा, प्रोवाइडेड क्वालिटी अच्छा हो। म्यूचुअल फंड जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर स्टॉक्स जो आप खरीद रहे हैं उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। पड़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का मतलब ही है कि क्वालिटी भी अच्छा हो और साथ ही लॉन्ग टर्म तक बने रहें। अगर आप इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप पड़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।